इस समय ईरान इजराइल युद्ध की बड़ी चर्चा चल रही है और ईरान में भी अयातुल्ला खामेनी की बात चल रही है। सबसे बड़ा मजहबी गुरु है शियाओं का पूरी दुनिया में, केवल ईरान में नहीं पूरी दुनिया में, और वो ईरान का सुप्रीम लीडर है। वो जो चाहेगा ईरान उसी रास्ते पर चलेगा। ईरान की पूरी सत्ता पर उसका कब्जा है। लेकिन ये अयातुल्ला खामेनी का भारत से क्या संबंध है? भारत ईरान के संबंध की बात नहीं कर रहा हूं, इस परिवार के संबंध की बात कर रहा हूं। इस परिवार का संबंध बहुत गहरा है। एक समय था जब ये परिवार अपनी भारतीय पहचान को उजागर करके चलता था। ये जो पहला मजहबी धर्मगुरु बना जिसका नाम है अयातुल्ला रूहुल्लाह खामेनी, तो ये खामेनी जो पहला धर्मगुरु था, इसके दादा का नाम था सैयद अहमद मुसावी हिंदी। उनका बड़ा प्रभाव था इस पर। ये 1830 में ईरान, सेंट्रल ईरान पहुंचे और ये परिवार फिर जो है ईरान के खामेनी शहर में बस गया। ये अहमद ने 3 शादियां की, उनसे 5 बच्चे हुए। उनमें से एक बेटा था उनका मुस्तफा, उन्हीं का बेटा था अयातुल्ला रूहुल्लाह खामेनी जो धर्मगुरु बना। ईरान में शाह की सत्ता हटाकर क्रांति करके उसने सत्ता पर कब्जा किया। CIA की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई 1983 में, डीक्लासिफाई हुई, पेपर्स डीक्लासिफाई हुए तो आया, और उसमें कहा गया कि ये अयातुल्ला के प्रभाव के बिना ईरान में क्रांति नहीं हो सकती थी। ये जो अयातुल्ला था, इसके दादा अहमद हिंदी जो थे, उनका मानना था कि इस्लाम का रिवाइवल होना चाहिए। उस समय भारत में मुगल शासन खत्म हो चुका था और ब्रिटिश राज स्थापित हो रहा था और इस्लाम का प्रसार होना चाहिए और ईरान को शिया शासित देश बनाया जाना चाहिए। ये उसका उद्देश्य था। ये जो रूहुल्लाह खामेनी था, इस पर अपने दादा का बहुत प्रभाव था और इसका मानना था, इसकी 2-3 अवधारणाएं थी। एक ये कि मजहब और राजनीति को अलग अलग नहीं किया जा सकता, और उसका कहना था कि इस्लाम ही राजनीति है। तो इसलिए उसको जो है सत्ता संभालने में, क्रांति करने में, शाह को हटाने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक और उसकी अवधारणा थी कि वंशवाद इस्लाम के अनुकूल नहीं है, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। तो अभी जो चर्चा चल रही है कि ये जो वर्तमान खामेनी है, यानी अयातुल्ला अली खामेनी, इसका दूसरा बेटा मुश्तबा जो है वो सक्सीड कर सकता है, वो उसकी जगह ले सकता है, क्योंकि ये जो अयातुल्ला है इसकी उम्र 86 साल हो गई है और इसकी सुरक्षा को लेकर भी खतरा है, तमाम तरह के खतरे हैं। तो ये चर्चा शुरू हो गई कि इसके बाद कौन। तो ये कहा जा रहा है कि उनका दूसरा बेटा जो है उनकी गद्दी संभाल सकता है। लेकिन ये खामेनी परिवार जो था, ये वंशवाद के खिलाफ था। इसका मानना है कि वंशवाद जो है राजशाही से किसी मायने में बेहतर नहीं है, तो इसलिए उसके गद्दी संभालने की या धर्मगुरु बनने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन मैं बात कर रहा था इस खामेनी परिवार की, अयातुल्ला परिवार का भारत से क्या कनेक्शन है। ये जो अहमद हिंदी थे, ये भारत में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रहने वाले थे, वहीं इनका जन्म हुआ था। इनके दादा दीन अली शाह सन 1700 में सेंट्रल एशिया से, ईरान से भारत आए थे और ये परिवार जो है बस गया बाराबंकी में। भारत में भी शिया पॉपुलेशन अच्छी खासी है और वो आज भी जो है अपने को ईरान से, या ईरान का जो धर्मगुरु है या सुप्रीम लीडर है, उसी से जोड़कर देखते हैं। इस समय जो कुछ इजराइल ईरान के बीच में चल रहा है, उसका सबसे ज्यादा असर अगर आपको देखना हो, जानना हो, तो आप लखनऊ चले जाइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी। वहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शिया पॉपुलेशन जो है लखनऊ में है। हालांकि बहुत थोड़े से हैं, लेकिन वो ईरान के समर्थन में और इजराइल के विरोध में कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी 2 दिन पहले
शियाओं का एक प्रदर्शन हुआ, उसमें इजराइल की निंदा की गई, लेकिन वहीं पर लखनऊ के ऐशबाग में सबसे बड़ी मस्जिद है सुन्नियों की, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने जो अपने पिछले वीडियो में कहा था कि ये इजराइल ईरान का युद्ध जो है वो लग रहा है कि ये दो देशों का युद्ध है और ईरान जो है परमाणु हथियार संपन्न ना हो जाए इसके लिए है। दरअसल इसके अंदर एक दूसरी फॉल्ट लाइन भी समानांतर रूप से चल रही है, और वो है इस्लामिक वर्ल्ड की शिया सुन्नी की जो फॉल्ट लाइन है वो भी चल रही है। इसलिए आप देखेंगे, मैंने पहले भी कहा था, इसलिए आप देखेंगे कि सुन्नी देश जितने हैं दुनिया में और खासतौर से अरब में, इनमें से कोई भी ईरान के समर्थन में खुलकर उस तरह से नहीं आया है। एक अवधारणा इससे ध्वस्त होती है, वो है इस्लामिक उम्मा की, कि इस्लाम के नाम पर जहां भी मुसलमान है सब एक हो जाएंगे। ये इजराइल ईरान युद्ध बता रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो इससे पहले टू नेशन थ्योरी ध्वस्त हुई थी जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, और अब ये उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है, वो ध्वस्त हो गया है। ईरान इस समय दुनिया में अकेला है, रूस उसके साथ जरूर खड़ा है, चीन भी उसके समर्थन में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी भी दी है अमेरिका को कि अगर वो युद्ध में उतरा तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे, और इस बात को यूरोप के देश समझ रहे हैं, इसीलिए बातचीत का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईरान इस समय पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है, लेकिन वो अपना परमाणु कार्यक्रम रोक देगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ईरान के सामने उदाहरण है इराक का। सद्दाम हुसैन ने अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दिया और मारे गए। ईरान को भी लग रहा है, खासतौर से अयातुल्ला को लग रहा है कि उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तो अभी जो अयातुल्ला हैं वो अयातुल्ला अली खामनेई है, इनका नाम अली खामनेई है, और इन्हीं के दूसरे बेटे को वारिस बनाने की चर्चा चल रही है। हालांकि उनकी ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। मैंने बताया कि जो है अयातुल्ला जो पहले जो है सुप्रीम लीडर थे, उनका क्या मानना था वंशवाद के बारे में। जो दूसरे सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामनेई, इनकी भी राय उससे अलग नहीं है। तो ईरान का मामला केवल परमाणु हथियार बनाने का नहीं है, ईरान का मामला केवल यहूदियों को खत्म करने का नहीं है। ईरान का जो मुद्दा है वो इस्लाम की इंटरनल फॉल्ट लाइन जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा उभर कर सामने आ रही है। जिस तरह से शिया राज इराक में खत्म हुआ, अब ईरान में खत्म हो सकता है, होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये अमेरिका को भी मालूम है और पूरी दुनिया को मालूम है कि अगर अयातुल्ला की हत्या की गई या उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हुई तो उसका असर पूरी दुनिया पर होगा, और क्या होगा, किस रूप में सामने आएगा, किसी को पता नहीं है। इसलिए इजराइल भले कह रहा हो कि अब जो है अयातुल्ला को खत्म किए बिना कोई हल निकलने वाला नहीं है, अमेरिका अभी इसके लिए तैयार नहीं है। यूरोप का बहुत ज्यादा दबाव है अमेरिका पर कि ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। लेकिन जब युद्ध एक बार शुरू हो जाता है तो कुछ समय बाद दोनों पक्षों के हाथ से मामला निकल जाता है। तो ये कितने दिन चलेगा, किस रूप में चलेगा पता नहीं। और इजराइल जिस तरह से निशाने लगा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान याद कीजिए। हालांकि उनके बयान पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है कि वो कब सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको मालूम है कि अयातुल्ला कहाँ है, हम उस जगह जानते हैं, वो हमारे निशाने पर है और हम कभी भी उसको टारगेट कर सकते हैं। सवाल ये है कि टारगेट कर सकते हैं तो किया क्यों नहीं, करना चाहते हैं कि नहीं, सवाल इसका है। टारगेट कर सकते हैं आप, निशाना बना सकते हैं, ये लोग मान सकते हैं, दुनिया मान सकती है, लेकिन सवाल ये है कि टारगेट बनाना चाहते हैं कि नहीं। ट्रंप असल में बराक ओबामा को लेकर उनकी जो कटुता है वो अभी तक खत्म नहीं हो पाई है।
इसलिए आप देखिए कि पाकिस्तान के फील्ड जनरल से उन्होंने रिकमेंडेशन भिजवाई है नोबेल कमेटी को कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? कि भारत पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध रुकवा दिया। लेकिन उसके अलावा क्या किया? अगर तो अमेरिका और इजराइल मिलकर अभी जो स्थिति है उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेल सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, और ईरान उसे खत्म करना भी नहीं चाहता। तो इससे आप समझ सकते हैं ये युद्ध किस तरफ जाएगा, अभी तक किसी को कोई अंदाजा नहीं है, कुछ पता नहीं है। ईरान के पहले धर्मगुरु या सुप्रीम लीडर का भारत से क्या कनेक्शन है, भारत में भी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी बाराबंकी से क्या कनेक्शन है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि उसकी वजह से भारत ईरान के संबंध में कोई अंतर आएगा, कोई उसका असर पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाले हों या आतंकवाद का प्रचार प्रसार करने वाले हों, वो सब निकले हैं भारत में। जो ये इदारे हैं जैसे देवबंद है, इस तरह के यहीं से निकले हैं। इन्हीं मदरसों की पढ़ाई ने इनको ऐसा बनाया है। तो भारत में जो इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या है उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा ये मदरसों की शिक्षा है। मदरसों को बंद किए बिना, और दूसरी संस्था जिस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है वो है तबलीगी जमात। तबलीगी जमात जो अंदर अंदर काम कर रही है उसका अंदाजा भी हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं है। वो भारत के पूरे सिस्टम में, सिस्टम की जो धमनियां हैं उसमें रक्त की तरह बह रहा है। उसका कोई आदमी पकड़ा जाए तो किसी भी राज्य के थाने से छुड़ाने की हैसियत रखते हैं। किसी भी अदालत में, निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो बड़े से बड़ा वकील करने की हैसियत रखते हैं। तो मैं ये ईरान की बात करते करते इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी पर आया हूं कि हमको अपने घर के अंदर जो खतरा है, घर के अंदर जो संकट बढ़ रहा है, उसको पहचानने और उसका निदान करने की जरूरत है। इजराइल ईरान के बीच में क्या होगा? अमेरिका युद्ध में कूदेगा, नहीं कूदेगा? पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद करेगा कि नहीं करेगा? यूरोप का क्या रुख होगा? ये सब बातें अपनी जगह पर है। आज हमारी जो स्थिति बनी है वो हमारी आंतरिक शक्ति के कारण बनी है, हमारी आर्थिक शक्ति के कारण, सैन्य शक्ति के कारण, और जैसा मैंने बताया कल की जो है हमारी जो डिप्लोमेटिक ताकत बढ़ी है। डिप्लोमेसी में हमने जो लंबी छलांग लगाई है मोदी के नेतृत्व में, उससे हमारा कद बढ़ा है। उससे दुनिया ने एक नए भारत को देखा है। लेकिन इस नए भारत की तस्वीर को अगर आपको स्थायी बनाना है आपको, तो इसके लिए जरूरी है कि आंतरिक सुरक्षा के जो खतरे हैं उनसे निपटा जाए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। चर्चा से अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।